नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण प्रिया आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक व्याकरण पुष्प का अध्याय पहला, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। इस पाठ का यह दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाले भाग में हमने पढ़ा था भाषा के लक्षण यानी परिभाषा के विभिन्न प्रकारों यानी लक्षणों के बारे में जाना था। साथ ही हमने देखा कि भाषा के रूप कौन कौन से हैं यानी मौखिक भाषा और लिखित भाषा के बारे में। फिर हमने देखे कि भाषा के कौशल कौन से होते हैं, वाचन, श्रवण, लेखन और पठन कौशल। इसके बाद में हमने देखा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा की स्थिति क्या है, मातृभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में और संपर्क भाषा के रूप में। इसके अंत में हमने देखा था कि मानक वर्तनी यानी मानक भाषा क्या होती है और मानक वर्तनी कैसे बनती है, कहाँ इसका शुद्धिकरण हम देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे भाग 2, जिसमें हम देखेंगे कि भारतीय भाषाएं जिसकी मान्यता कैसे प्राप्त हुई है यानी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाएं कौन कौन सी हैं, और हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी जानेंगे, जिससे आपको बहुत सारा ज्ञान भी होगा कि हिंदी से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण ध्यान रखने योग्य बातें हैं। उसके बाद में हम देखेंगे लिपि, बोली, व्याकरण, जो कि इसकी परिभाषा के साथ में हम उसके अंगों के बारे में भी जानेंगे। फिर हम देखेंगे साहित्य क्या होता है और उसके कितने रूप होते हैं। चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है मान्यता प्राप्त भारतीय भाषा। ऐसे संविधान में, भारत के संविधान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, किसके लिए? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हिंदी के अतिरिक्त यानी अगर हिंदी को शामिल किया जाए तो 22 भाषाएं बन जाएगी, और हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को भारतीय भाषाओं में स्वीकृति दी गई है। तो संविधान की कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। कौन सी? 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख है। उनके नाम यहाँ बताए गए हैं, देखते हैं वो कौन से हैं। असमिया, बंगला यानी बंगला यानी कौन सी? बंगला की, बांग्लादेश की भाषा, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो इस प्रकार से ये सारी भाषाएं कौन है? ये भाषाएं भारतीय भाषाएं हैं जो कि 8वीं अनुसूची में सम्मिलित की गई है। इसमें हमने संस्कृत भाषा को भी रखते हैं। अब हम देखते हैं कि हिंदी की जो प्रमुख महत्वपूर्ण ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो क्या है। यानी हिंदी, जिसको हम वैज्ञानिक भाषा भी कह सकते हैं, यानी ये एक प्रकार से उसको प्रूव कर सकते हैं, तथ्य है जिसको साइंटिफिक तरीके से माना गया है। यह जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है। यानी हिंदी भाषा की खास बात क्या है कि जिस प्रकार से ये प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण की जाएगी वैसी ही लिखी जाएगी। यानी अगर आप स की ध्वनि बोलते हो हिंदी में तो वह स ऐसा लिखा जाएगा और बोलने में भी स ही होगा, दोनों रूप में वो एक होगा। लेकिन इसी के उल्टा अगर हम दूसरी कोई भाषा देखें, मान लीजिए इंग्लिश में अंग्रेजी की भाषा देखें, तो स को, जो साउंड स हम हिंदी में बोल रहे हैं, उसको एस के रूप में लिखा जाता है। यानी एस का जो ध्वनि है वो स निकलता है। लिखने में और बोलने में अलग अलग है, लेकिन हमारी हिंदी में दोनों रूप से वो एक जैसी होती है। भारत के 28 राज्यों में से 10 ऐसे राज्य हैं जिनको भारतीय की यानी हिंदी भाषी राज्य के नाम से जाना गया है। वो कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान। ये 10 ऐसे राज्य हैं जो कि हिंदी भाषी राज्य है। इन राज्यों के अतिरिक्त यानी इन राज्यों के अधिकांश ऐसे लोग हैं जो अपनी जगह पर अपनी प्रमुख भाषा जो है वो हिंदी को मानते हैं, यानी अपनी मातृभाषा वो हिंदी ही माने हैं। जिस प्रकार वहाँ की जो क्षेत्र, वहाँ के इलाके की जो प्रधान बात होती है, वहाँ का प्रभाव जिसमें वो हिंदी भाषा को महत्व दे रहे हैं। इस प्रकार से क्षेत्र का प्रभाव स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश के 76.86% यानी 76.86% लोग हिंदी बोलते थे। ये कब की है? 10 साल पहले की बात है, लेकिन अब 10 सालों में बहुत अंतर आया होगा। तो ये जो संख्या है प्रतिशत की, इससे हम ज़्यादा बढ़ाकर बता सकते कि आज की स्थिति इससे ज़्यादा हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो ऐसे राज्यों, ऐसे देश जिसमें फिजी, मॉरिशस, गयाना, त्रिनिडाद, टोबेगो, सूरीनाम, मलेशिया, नेपाल, ये ऐसे देश हैं जहाँ पर बहुत मात्रा में लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। यानी वो हिंदी का ही प्रयोग अपने भाषा में करेंगे, अपने क्षेत्र में करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर 6,48,983 इतने लोग हिंदी भाषा को बोलते हैं। ऐसे ही बहुत सारे राज्य की संख्या बताइए, जैसे
मॉरिशस में 6,45,085 है ना, 6,85,170। और दक्षिण अफ्रीका में 8,90,292। यमन में 2,32,760। और युगांडा में 1,47,000। सिंगापुर में 5,000। नेपाल में 8 लाख, हाँ 8 लाख। और न्यूजीलैंड में 20,000। और जर्मनी में 30,000 लोग हिंदी बोलते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर उन संख्याओं का आंकड़ा है जो कि वहाँ के रहने वाले लोग अक्सर बोलते हैं। यहाँ देश का नाम आया फिजी। फिजी देश ने क्या किया है, वहाँ पर राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया है। एक अध्ययन के अनुसार हिंदी विश्व की दूसरे नंबर की भाषा है, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी भाषा है, जो कि चीनी भाषा से पहले आएगी। यानी चीनी भाषा का स्थान भी इसके बाद आने लगा है। पहले ही हमने सुना था कि हिंदी भाषा तीसरे नंबर पे थी, लेकिन अब विश्व की वो दूसरे नंबर पे मानी गई है। विश्व में सर्वाधिक फिल्में जो हैं, अब हिंदी का और महत्व देखो, सर्वाधिक सबसे ज्यादा फिल्में हिंदी भाषा में बनती है। भारत में सबसे अधिक हिंदी पत्र पत्रिकाएं पढ़ी जाती है, यहाँ के लोग सबसे अधिक पढ़ते हैं। मैगजीन्स हो गए, पत्र हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, ये सब। हिंदी के शब्द भंडार में आप देखोगे 1 करोड़ से भी अधिक शब्द देखे गए हैं, यानी शब्द भंडार में 1 करोड़ से अधिक शब्द मौजूद है। आज हिंदी विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर हो रही है। अब इसका स्तर आगे बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं बोली की। बोली क्या होती है, वो एरिया जो कि बहुत कम सीमित एरिया में हो, यानी बोली सीमित क्षेत्र में बोलचाल की भाषा के रूप में स्थानीय रूप से प्रयुक्त होती है। यानी वो लोग जो अपने सीमित जगह पे छोटे इलाके में हैं, उन शब्दों का प्रयोग करके एक दूसरे को अपनी भाषा में समझा सकते हैं। इसमें एक और बात क्या है कि जो बोली एक क्षेत्र में बोली जाती है सीमित जगह पे, मान लीजिए एक जगह है पावटा उदाहरण के तौर पे, तो वहां से झालामण लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर होता है। तो जो ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो पावटा के लोग, क्षेत्र के रहने वाले लोग उन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वही थोड़ी दूर बाद जब झालामण में जाएंगे तो वहां पर जो लोग हैं वो उस शब्द को प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण में फर्क देखेंगे। तो ऐसे ही कुछ ऐसे शब्द हैं जो 10-15 किलोमीटर की दूरी पर फर्क नजर आने लगता है, उसमें बदलाव हम देखते हैं। यानी कह सकते हैं कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी, यानी थोड़ी थोड़ी दूरी पर इंसान का पानी भी बदल जाता है। कोई कहता है कि अब वो वहां चली गई इसलिए उसका स्वभाव बदल गया क्योंकि उसने वहां का पानी पी लिया। तो कोस कोस में हम कहते हैं कि पानी बदल सकता है, तो 4 कोस में उसकी वाणी भी बदल सकती है। तो क्या कहा है कि बोली में प्राय साहित्यिक रचना नहीं होती है। कहने का मतलब क्योंकि वो कम जगह का एरिया की बोलने वाली भाषा है, इसीलिए इसमें हम कोई भी रचना नहीं कर सकते। अगर आप उसमें रचना करोगे तो लोग दूर दूर तक उस रचना को नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, सिर्फ उसी जगह के लोग पढ़ सकते हैं, इसीलिए उसकी रचना नहीं कर सकते। वहीं हिंदी जो है, हिंदी भाषा, वो बहुत सारी बोलियों के रूप में, मान लीजिए हिंदी में 5 बोली एक साथ इकट्ठी कर ले तो वो हिंदी में साहित्यिक रचना हो सकती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी बोलियां इकट्ठी होती हैं। तो वही बात इसमें कही है कि हिंदी में साहित्यिक रचना हो सकती है लेकिन बोली में साहित्यिक रचना नहीं हो सकती। यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण भी दिए हैं। देखिए यहाँ पर कि क्या कहा कि बोली ब्रज भाषा में, यानी क्या कहा कि हिंदी की बोलियों की साहित्यिक रचना भी खूब हुई है। उदाहरण के तौर पे देखा है कि इनकी बोली ब्रज भाषा में, सूरदास एक कवि थे, उन्होंने सूरसागर लिखा। तो ये सूरसागर उन्होंने किस में लिखा, ब्रज भाषा में लिखा है। और वहीं अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस भी लिखा है। मल्लिक मोहम्मद जायसी एक कवि है, उन्होंने पद्मावत की रचना की। और मैथिली, मैथिली भाषा है जिसमें विद्यापति ने पदावली की रचना की। इस प्रकार से ये जो उदाहरण है वो साहित्यिक रचना के महत्वपूर्ण धरोहर के रूप में माने गए हैं। हिंदी की साहित्यिक और भाषिक परंपरा बनाए रखने में, यानी हिंदी की इस तरह से साहित्य की परंपरा को और लैंग्वेज को बनाए रखने में हिंदी की अन्य बोलियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिंदी भाषा में सम्मिलित जो बोलियां हैं उनके वर्ग यानी ग्रुप जो है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए हो गया पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी, पहाड़ी। अब इन बोलियों को हम मानते हैं कि पश्चिमी हिंदी, यानी भारत का मैप आप ध्यान में रखो और उसके हिसाब से देखो पश्चिम की तरफ में जो एरिया में लोग आते हैं या क्षेत्र आता है उसको देखना। तो क्या हो गया, खड़ी बोली, ब्रिज भाषा, हरियाणवी यानी बांगरू जिसको कहते हैं, बुंदेली। तो ये सारे नाम उस क्षेत्र में रहने वाले जगह का है, तो उनकी भाषाएं हो गई, उनकी बोलियां हो गई, इसीलिए इसको पश्चिमी हिंदी वर्ग में डालेंगे। दूसरा वर्ग है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी किस तरफ आएगी, उस इलाके में रहने वाले राज्य, देश, प्रांत मान लो, तो वहां की भाषा हो जाएगी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और मालवी। तो ये ग्रुप हो गया, यानी ये वर्ग हो गया पूर्वी हिंदी का।
फिर आ जाएगा बिहारी में, बिहारी में कौन सा होगा, भोजपुरी, मगही, मैथिली, कन्नौजी। और राजस्थानी की बात करें तो राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्र आ सकते हैं, जैसे जयपुरी, मारवाड़ी, निमाड़ी। जयपुर जैसे जो जयपुर के लोग बोलने वाले, मारवाड़ी जैसे जोधपुर के लोग बोलने वाले, वैसे ही हर क्षेत्र की बोली को नाम दे दिया है। पहाड़ी यानी पहाड़ी इलाके, ऊंचाई पर बनने वाले इलाके, जैसे हिमाचली, हाँ, गढ़वाली, कुंभाउनी, ये सारे उस पर्टिकुलर अलग अलग वर्ग के रूप में हम उन बोली के ग्रुप को डाल गए हैं। इसीलिए हिंदी की बोलियां इस विभिन्न वर्ग में ले सकते हैं। आ रहा है समझ में। अब हम देखते हैं उपभाषा, यानी ये जो वर्ग हमने देखा तो पर्टिकुलर उस बोली का क्षेत्र जो है वो विस्तृत हो गया, यानी एक से दूसरे में इस तरह से वो बढ़ता गया, और बढ़ने से क्या हुआ, दूसरे लोग भी उसके बारे में जानने लग गए, जिससे साहित्यिक रचना जो हुई वो लिखी जा सकी। तो साहित्यिक रचना होने की वजह से ये बोली जो है वो अब उपभाषा में जान गए, यानी यही बोली जो जिसका क्षेत्र बढ़ गया वो उपभाषा बन गई। जैसे उपभाषा कौन सी बन सकती है, ब्रज भाषा और अवधि, इसका क्षेत्र विस्तृत हो गया, इसीलिए उपभाषा होगी। अब बात करते हैं लिपि की। लिपि सीधा सा अर्थ है, लिपि मतलब लिखने का तरीका, लिखने का ढंग। जब कभी भी हम मौखिक रूप से कोई बात बोलते हैं या सीखी हुई बात होती है, या बच्चे को ले लो तो बोली हुई बात को वो लिखना नहीं जानता, लेकिन धीरे धीरे उसको लिखने की कोशिश करता है, अभ्यास करता है, उन ध्वनि का चिन्ह सिंबल नोट करता है कि अ को हम ऐसे बनाएंगे, है ना, तो ए को हम ऐसे बनाएंगे। इस प्रकार से वो विभिन्न ध्वनियों के चिन्ह यानी कि उसका एक सिंबल डिसाइड करता है, वो लिखने का ढंग होता है। वही ढंग वही चिन्ह क्या है, लिपि है, जिसे वर्ण कहते हैं। तो वर्ण से वो शब्द बनाता है और शब्द से वो वाक्य बनाकर अपने भाव प्रकट कर सकता है। तो प्रत्येक भाषा में इन वर्णों के लिखने का एक विशेष ढंग होता है, सब भाषा का अलग अलग होता है, उसे हम लिपि कहते हैं। तो परिभाषा देख सकते हैं, मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए, मौखिक ध्वनि, हाँ, उसको जब लिखित रूप में बनाना हो तो निश्चित किए गए चिन्हों को लिखने की विशेष विधि या ढंग को लिपि कहेंगे। अगर मुझे लिखना है, जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है किसी का नाम, ठीक है, अगर मैं लिखती हूँ गुरु शब्द, है ना, तो गुरु हिंदी में ऐसे ही लिखूंगी। मैंने लिखा और आपने पढ़ लिया, पहचान लिया कि मैंने क्या लिखा है, गुरु। तो आपको ध्यान रखना है कि ये लिखने का ढंग एक जैसा है, जो मुझे पता है वो सबको पता है, इसीलिए लिखने के तरीके को हम समझ जाते हैं, याद कर लेते हैं और वही सब पर लागू होता है। तो लिखने का ढंग हमें जो मौखिक रूप से बोला है उसको समझने के लिए हेल्प करता है, मदद करता है। तो ऐसे ही हिंदी भाषा की, मतलब बात करें अगर संसार की सभी भाषाओं की तो सबकी अलग अलग लिपियां होती है, लेकिन अगर हिंदी भाषा की बात करूँ तो हिंदी की कौन सी लिपि है, हाँ, हिंदी की लिपि है देवनागरी। ध्यान से सुनो और नोट कर लो, हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी। क्या आपको पता है देवनागरी स्टार्टिंग से देवनागरी था? नहीं, देवनागरी जो है उससे पहले था ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि से जो उसका विकास हुआ, कुछ चेंजेस हुए, नाम बदला, अंदर भी कुछ चेंजेस हुआ, इसीलिए ये देखो प्राचीन लिपि जो ब्राह्मी लिपि है ये उसका उदाहरण आप देख सकते हो। इसी से जन्म, इसी से विकास हुआ है देवनागरी का, और ये लिपि कौन है, हिंदी की लिपि है। क्लियर। तो इस ब्राह्मी लिपि ने न केवल हिंदी का विकास किया है, न केवल देवनागरी लिपि का विकास किया है, बल्कि इसने बांग्ला और गुजराती का भी विकास किया है। तो कुछ भाषाएं हैं यहाँ पर और यहाँ पर लिपियां हैं, जिसको मैं अगले टेबल में भी समझाऊंगी। यहाँ देखो अंतिम में लाइन लिखी है कि सब भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी ही लिपि में दूसरी भाषा को लिख सकते हैं। कैसे बताओ? हाँ, हम कहेंगे मेरा नाम संगीता है, अगर इसको मुझे इंग्लिश में लिखना है तो मैं ये नहीं लिखूंगी माय नेम इज संगीता, नहीं, मुझे अगर हिंदी के इंग्लिश के फॉन्ट में लिखना है तो उसी की लिपि में हो गया ना, फॉन्ट मतलब लिपि, तो मुझे इंग्लिश में लिखना है, रोमन लिपि में लिखना है। इंग्लिश की कौन सी है, रोमन लिपि। तो मैं क्या करूंगी, मेरा नाम, स्पेलिंग देखो संगीता है, इस तरह से मैंने रोमन में लिख दिया। अगर रोमन की कोई बात है तो मुझे उसको हिंदी में देवनागरी लिपि में लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगी, हाँ, जेम्स इज प्लेइंग क्रिकेट, तो मैंने हिंदी में लिखा है। यानी हम क्या कर सकते हैं, दूसरे भाषा को हम अपनी भाषा में या अपनी भाषा को दूसरी की लिपि में लिख सकते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, देवनागरी की लिपि है हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली। यानी देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा आती है, ये इनकी है। वैसे ही रोमन, रोमन की लिपि में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश। यहाँ पर आपकी किताब में इस तरह से टेबल दी गई है, तो यहाँ कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो याद करने में आसानी नहीं होती, इसीलिए मैंने सरल तौर पे यहाँ लिखकर बताया कि इजी हो जाएगा, देवनागरी की भाषाओं को एक साथ याद कर लो। और रोमन लिपि की भाषाओं में कौन आते हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश। और फारसी में क्या आ जाएगा, उर्दू और अरबी आ जाएगा।
पंजाबी लिपि किस भाषा की है? गुरुमुखी भाषा की। और रूसी, रूसी हो जाएगी रूसी। तो दोनों लिपि और भाषा एक ही है। और देवनागरी, बंगला, गुजराती, इनका विकास किस लिपि से हुआ? इनका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। क्लियर? अब हम बात करेंगे कि जो देवनागरी लिपि है वो विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, क्योंकि हिंदी भी वैज्ञानिक रूप से है, तो ये देवनागरी भी इस पूरे विश्व में सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। देवनागरी कहाँ से? बाई। बाई कौन सा हैंड होता है? बाई तरफ से दाई तरफ की ओर लिखी जाएगी। और वहीं पर उर्दू की भाषा जो होगी वो दाई से बाई की ओर लिखी जाएंगी। और भारत की जो अधिकांश लिपियां है, ज्यादातर लिपियां, वो सभी बाई से दाई की ओर होगी, लेकिन सिर्फ उर्दू जिसको देखते हैं वो होगी दाएं से बाई की ओर लिखी जाती है। यानी स्टार्टिंग हम करेंगे ना, वो किस तरफ से शुरू करते हैं वो बताई गई है। और हिंदी की जो देवनागरी लिपि है उसकी लिखावट, ध्यान से सुनना, उसको जब लिखते हैं वो, और जब प्रिंटिंग करते हैं, जब हम टाइप करते हैं या प्रिंट निकलता है, वो दोनों एक जैसा होता है। लेकिन रोमन, फारसी और अरबी, इन तीनों की बात कहे तो इन तीनों में दोनों अलग अलग हैं। लिखने, हाथ से लिखने का ढंग, लेखन अलग होता है और प्रिंटिंग अलग होता है, तो दोनों में दिक्कत आती है। उनको दोनों बातें तरीके से समझनी पड़ती है। इसीलिए हमारे में इजी है हिंदी में कि लिखना और प्रिंटिंग करना, मुद्रण, मुद्रण का अर्थ क्या है? प्रिंट, तो वो दोनों एक जैसा है। यूनिकोड के माध्यम से कंप्यूटर पर देवनागरी में लिखे गए लेख का इंग्लिश में हम क्या कर सकते हैं? इंग्लिश या कोई और भाषा में हम उसका सरल से अनुवाद कर सकते हैं, उसका सरल से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंग्लिश का हिंदी में हम पढ़ सकते हैं। अगर हिंदी नहीं समझ में आए तो हम किसी और जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो ये इसमें ईजी हो जाता है। अब बात करते हैं व्याकरण की, जिसे हम भाग 3 में देखेंगे। उम्मीद है अभी तक का आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया है। फिर मिलते हैं हम, तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।